हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज इडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट को कवर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देखिए और अपना तैयारी को और पुख्ता कीजिए। तो चलिए 12वां सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य की पेशियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मनुष्य की पेशियों के अध्ययन को यानी मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। अब है मैमेलॉजी है। मैमेलॉजी का मतलब होता है स्तनधारी जंतुओं के अध्ययन को मैमेलॉजी कहते हैं। और हीमेटोलॉजी, तो हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी में यानी रुधिर का अध्ययन करते हैं। और ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो ईस्ट में किण्वन होता है, सही है। कैसिन दूध प्रोटीन एक प्रकार है, सही है। एलोवेरा यह एक आवर्त जीवी है। जबकि घटपर्णी आपका दिया हुआ है परजीवी आवर्त बीजी, तो यह घटपर्णी जो तो होता है ना, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, तो यह परजीवी आवर्त बीजी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या दर्शाता है या क्या बताता है। तो किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह स्थिर रहती है। किसी भी प्रजाति में क्रोमोसोमों की संख्या निश्चित व स्थिर रहती है। और गुणसूत्रों की संख्या एज और वजन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ा यानी 46 है, तो वह 23 जोड़ा ही रहेगा। कम होने वाला होगा तो वह पहले ही रहेगा, जन्म से पहले ही जन्म होगा। तो जन्म के बाद जो उसमें गुणसूत्र होगा, तो अगर 45 होगा फिर 47 हो जाता है तो ये अलग बात है। ठीक है, लेकिन जब जन्म हो जाएगा उसके बाद उसमें घटोत्तरी बढ़ोतरी नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव इसमें से कौन नहीं है। तो नॉन स्टॉक एनाबिना और एजोटोबैक्टर यह सब स्थिरीकरण नाइट्रोजन का करता है। जबकि माइकोराइजा जो है ना, यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। और एक बात और इसमें से जान लीजिए, जितने भी दलहनी वाले पौधे होते हैं वह सभी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य कौन सा एंजाइम करता है। तो इसमें होता है क्या है कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन को कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो कोलेकैल्सिफेरॉल के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है। विटामिन B3 को कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। वहीं विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल और विटामिन B7 को बायोटिन कहा जाता है। और विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, तो कोलेकैल्सिफेरॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो यानी रक्त में WBC की मात्रा बढ़ जाता है, उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। और ल्यूकेमिया को आमतौर पर ब्लड कैंसर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वह क्या है। तो मानव पसीने के माध्यम से सोडियम तथा आयरन होता है और मैग्नीशियम तथा पोटेशियम होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हार्मोन है, एक तरफ उनका कार्य है। इंसुलिन, तो इंसुलिन का कार्य है रक्त शर्करा का नियंत्रण करना, सही है। मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन में जो क्या होता है ना, निद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन में यह स्तन ग्रंथियों से दूध का निःसरण करता है यानी निकालता है, ये भी सही है। जबकि गैस्ट्रिन क्या है, गैस्ट्रिन रक्त से आपका नियमन नहीं करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में पोषक तत्व यानी भोजन वितरित करने में तथा डैश में मदद करता है। तो वितरित करने में
भोजन के भंडारण में, पौधे को आकार देने में, फूलों एवं फलों को सहारा देने में, इनमें से सभी में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होते हैं, तो किससे होगा? तो इस शैवालों से होगा, क्योंकि पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे व शैवालों के द्वारा होता है। इसमें से 80 से 85% भाग समुद्र में मुख्यतः शैवालों के द्वारा तथा 5 से 10% भाग नदी द्वारा तथा तालाब आदि में होता है। और हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अवशोषण होता है तथा ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ये भी बात याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछता है। अगला प्रश्न है कि डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT एक क्या है? तो DDT एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है और इसका खोज पॉल मुलर के द्वारा 1948 ईस्वी में किया गया था। यह एक कीटनाशक है, इसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो आपका मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन यही आपका सही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो मेथ के बाद मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन या क्या है? अनुभार। तो आपका पहले मेथ होता है, उसके बाद एथ, प्रोप, ब्यूटेन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। और इसमें हैलोजन के कौन कौन संख्या होता है? तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है और एक है एस्टेटिन। ये सब भी आपका क्या है? हैलोजन है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? घनत्व, तो देखिए घनत्व बताना है। पहले सोना का होता है, सोना का घनत्व 19.3 होता है, पारा का 13.6 होता है और इस्पात का 7.8 होता है। तो अवरोही क्रम में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न कर रहा है कि आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में, तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। श्यानता का ऐसा मात्रक पॉइज होता है। अगला प्रश्न है कि कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कॉस्मिक किरण, तो कॉस्मिक किरण वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है? नहीं, कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का भाग नहीं है, यह चुंबकीय, ठीक है, यह उच्च ऊर्जा वाले अवशोषित कण है जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन है इंफ्रारेड, एक्सरे, दृश्य प्रकार, रेडियो तरंगे। तो तरंग लंबाई, रेडियो तरंगों की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किस तिथि को सॉफ्ट लैंडिंग किया? तो विश्व में यह पहला देश बन गया दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त 2003 को। और चंद्रयान 3 को LV-M3M4 से 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये डेट याद रखिएगा। और किस यान से? तो ये भी बात याद रखिएगा, LV-M3M4 से। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? तो हैरिस पार्क का नाम बदल के लिटिल इंडिया कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। उनके अनुसार सर्वाधिक तालाबों एवं जलाशयों की संख्या किस राज्य में है? तो तालाब और जलाशयों की संख्या सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। और तमिलनाडु में झीलों की संख्या सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। और जल संरक्षण योजनाओं में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है जल संरक्षण में। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कृषि क्षेत्र में, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मोल्डोवा। अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मोल्डोवा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वर्तमान में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के अध्यक्ष है सबीर वी कामत। और इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में एस सोमनाथ है इसरो के। और 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है कौन?
ऋतुराज अवस्थी, और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा, और DRDO का स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले के उत्पाद मरचा चावल को GI टैग दिया गया है? तो यह दिया गया है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जिला में एक मरचा चावल है जिसको अप्रैल 2023 में GI टैग दिया गया। और कुछ और जान लेते हैं, जैसे कांगड़ा चाय है। कांगड़ा चाय यह हिमाचल प्रदेश राज्य दिया है कांगड़ा चाय को। कांगड़ा चाय बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा चाय को हिमाचल प्रदेश दिया है, HP हिमाचल प्रदेश। जबकि नागरी दुबराज एक चावल है, यह छत्तीसगढ़ दिया है। और लकड़ी की नक्काशी को लद्दाख दिया है, लद्दाख को। कि विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। और 2023 में जो विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है, इसका जो थीम रखा गया है गिव प्लाज्मा शेयर लाइफ एंड शेयर ऑफेन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सालबुग एक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सालबुग तो यह जम्मू कश्मीर में है। और जो 75वां रामसर साइट जो यह है सालबुग ही है, और पहला चिल्का झील है। और रामसर सम्मेलन यह 1971 ईस्वी में ईरान में हुआ था, और भारत में यह 1982 ईस्वी से प्रभावी हो गया। और वर्तमान में भारत में 75 रामसर साइट है, और सबसे ज़्यादा 14 तमिलनाडु में है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बन गया है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? पल्ली तो यह जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। पल्ली पंचायत पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है, और यह जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है कि संसद के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो संसद के नए संसद भवन का आकार जो है ना, यह त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय। और इसमें नए संसद भवन में लोकसभा कक्ष में 888 मेंबर बैठ सकते हैं, राज्यसभा में 384 मेंबर बैठ सकते हैं, और दोनों को मिला देंगे तो 1272 प्रतिनिधि इसमें बैठ सकते हैं, उनके लिए सीट हो गया है। और लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा है उसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि वहीं राज्यसभा में है वह राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। और संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंथालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम होता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई? तो यह सौंपा गया था गुजरात को। और 68वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार हुआ था उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को अवार्ड गंगूबाई कठियावारी को मिला, अभिनेता सर्वश्रेष्ठ राजकुमार राव को, और अभिनेत्री आलिया भट्ट को आलिया भट्ट को चुनाई थी। और 2024 में 69वां फिल्म फेयर अवार्ड्स या गुजरात को सौंपी गई है। अगला प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया था एनी एरनॉक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है कि SCO देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक मई 2023 में कहाँ हुई? तो यह हुआ था गोवा में। कहाँ हुआ था? गोवा में। और इस बैठक में 15 अहम समझौतों पर सहमति बनी थी, और इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश मंत्री ने अध्यक्षता की थी। और SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेल में किस राज्य के पारंपरिक गतका मार्शल आर्ट को भी आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया है? गतका तो गतका जो है ना, यह पंजाब राज्य का यह मार्शल आर्ट है। जबकि 36वां राष्ट्रीय, आपसे पूछ सकता है कि 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ हुआ था? गुजरात में। इसका शुभांकर बहुत बार पूछता है, तो यह सावज था, सावज। और आदर्श वाक्य था सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? तो पिंक शौचालय या त्रिपुरा राज्य घोषणा किया है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य एवं कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया गया है? तो यह किया गया है किस संस्था के द्वारा? तो NCERT और यूनेस्को दोनों ने मिलकर इसको लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया है, और जिसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर। कि भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो यह किया है अमेरिका देश ने। भारत अमेरिका के साथ मिलकर टास्क फोर्स का गठन किया है।
अगला प्रश्न है कि बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वह थाईलैंड में की गई, इसके बैठक का आयोजन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहले स्थान पर है? तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु राज्य पहले स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक दास्ता सूचकांक द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 जारी किया गया है? तो यह किया गया है वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा, वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अंतर्दृष्टि रखा गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो यह लगाया गया है 7%। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा प्रधानमंत्री आवास योजना पर, जिसमें 79,590 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। जल मिशन में 70,000 करोड़ रुपया, मनरेगा में 60,000 करोड़ रुपया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 60,000 करोड़ रुपया का खर्च होगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान कौवा है? तो भारत का जो स्थान है वह 7वां है। और वहीं अंडा उत्पादन में, ऑटोमोबाइल्स में और फार्मास्यूटिकल्स में 3रा स्थान है और मांस में 8वां है और विश्व व्यापार के सेवा आयात में 10वां, निर्यात में 7वां। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा इसमें से कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, सही है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की कमी हो जाती है, यह भी सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम की बहुलता होती है। लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है, इनमें से सभी सही है। कि लेब्राडोर की जलधारा निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? लेब्राडोर। तो लेब्राडोर सबसे पहले जान लेते हैं कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, ठीक है, और यह उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है, उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा बर्फ छत्रक हो जाएगा। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र बर्फ छत्रक है और पृथ्वी पर उपलब्ध जल का वितरण महासागर में 97.3% है, बर्फ छत्रक में 2% है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इसमें से कौन नहीं है? तो पैम्पास है, वेल्ड है, डाउन्स, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सभी शीतोष्ण घास का मैदान है। और शीतोष्ण घास का मैदान यह मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के महाद्वीपों के बीच में पाया जाता है, जैसे पंपास है या अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल्ड या दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वहीं स्टेपी पूछ देता है कभी कभी, तो यह मध्य एशिया में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कुंचिकल जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात जो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह किस नदी पर है? तो कुंचिकल जो है ना, यह वाराही नदी पर है, वाराही नदी, और यह कर्नाटक राज्य में है, कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना किस देश की सहायता से हुआ था? तो राउरकेला की स्थापना 1959 ईस्वी में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। वहीं दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन की सहायता से 1956 में। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किस नदी के संगम के बाद पड़ता है? तो यह पड़ता है अलकनंदा और भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी नदी के बाद। अगला प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। वहीं पर स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है, स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है। मसाला में आपका कब पूछेगा तो यह बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन में है, और कच्चा तेल में आपका काली क्रांति। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो आपका विशाखापट्टनम है। और वहीं कांडला बंदरगाह गुजरात में जो है वह ज्वारीय बंदरगाह है, और मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी शेड्यूल कास्ट जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तो यह पंजाब है। एससी सबसे ज़्यादा पंजाब में है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, तब हरियाणा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किए हैं, जबकि चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। प्रश्न है कि जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम यानी कानून बन जाता है, तो क्या होगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं और उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वह अधिनियम बन जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंधों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना और आर्थिक प्रजातंत्र को भी स्थापित करना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है, तो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक होता है वह सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। और अनुच्छेद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरोध में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, और इसके तहत कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो प्रशासनिक अधिकार का जो उल्लेख किया गया है ना, यह अनुच्छेद 323 के 1 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच में सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है, यह आपका मूल अधिकार है। और यह 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 के नए अनुच्छेद 21 के क को जोड़ा गया है। इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन लाभ के पद पर निर्णय करता है, तो लाभ के पद पर निर्णय कौन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संघीय संसद करता है। अगला प्रश्न है कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है, तो कास्टिंग वोट का प्रयोग जब वोट बराबर यानी टाई हो जाता है तब किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तो जो आर्थिक बजट होता है ना, यह आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व यह आर्थिक बजट पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं किया गया, तो मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का स्थापना 1987 में किया गया, जबकि त्रिपुरा का जो स्थापना हुआ था यह 1972 में हुआ था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यह सही हो जाएगा। यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके समय में हुआ था, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो हुआ था ना, यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, ऑप्शन है जमींदार, साहूकार, कृषक, ए और बी दोनों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। जमींदार और साहूकार भाग नहीं लिया था, कृषक तो हमेशा किसी भी भाग में ले लेता है, किसी भी काम में भाग जरूर लेता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने 1826 में जूरी अधिनियम का विरोध किया था, जूरी अधिनियम, तो जूरी अधिनियम का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब किया गया, तो HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे और चंद्रशेखर आजाद थे। और वहीं HSRA हो जाएगा तो 1928 ईस्वी में उसका स्थापना हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था, तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण जो था वह था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन की घोषणा करना। और अगला प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा सेवा धर्म कहाँ अपनाया गया था, तो यह सेवा धर्म यह दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि शैक्षणिक नीति यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है किसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी, आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज के द्वारा किया गया था। और मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का
सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था? यह वैष्णव धर्म को मानने वाला था और इसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि सौंदरानंद पुस्तक के लेखक कौन है? सौंदरानंद, तो सौंदरानंद पुस्तक के लेखक अश्वघोष है। अश्वघोष ने सौंदरानंद पुस्तक लिखा है, जबकि नागानंद पुस्तक के लेखक हर्षवर्धन है। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर है और सौंदरानंद के अश्वघोष है। मृच्छकटिकम के शूद्रक है और मालविकाग्निमित्रम के कालिदास है। अगला प्रश्न है कि तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो यह कराया गया था राजराज प्रथम के द्वारा, और चोल शासक राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर तंजौर में है। कहाँ है? तंजौर में है। और इस मंदिर के दोनों द्वारों पर द्वारपालों की मूर्तियां बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि मीमांसा के प्रणेता कौन थे? मीमांसा दर्शन के प्रणेता थे या जैमिनी थे? न्याय दर्शन के गौतम थे, सांख्य दर्शन के कपिल थे और वैशेषिक के कनाद और उत्तर मीमांसा के बोधरायण थे। अगला प्रश्न है कि किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल जो प्राप्त हुआ है यह मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित दमदमा से प्राप्त हुआ है। दमदमा। प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है? तो जो पुरुष सूक्त है ना, यह ऋग्वेद में पाया जाता है और वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। और ऋग्वेद वर्ण शब्द के रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और यह जो वर्ण सूक्त है यह 10वां मंडल में पुरुष सूक्त में है और सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में ही शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है, शूद्र। अगला प्रश्न है कि निम्न से किस राज्य का संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से था? तो भगवान बुद्ध के जीवन से कौन हो जाएगा? तो मगध था, कौशल था, तो ये और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा किसके द्वारा जारी की गई थी? तो पूर्व गुप्त काल में तो यह सातवाहनों के द्वारा किया गया था। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा ढलवाए थे और सबसे अधिक मात्रा में शीशे के सिक्के जारी किए थे और सातवाहन वंश के राजधानी प्रतिष्ठान था। इसके संस्थापक सिमुख थे। अगला प्रश्न है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो इसका स्थापना 2010 में किया गया। अभी आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो ये हो जाएगा जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। अगला प्रश्न है कि बुक्सा बाघ परियोजना को राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया? बुक्सा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1992 में। और बुक्सा जो है ना यह दार्जिलिंग में स्थित है। बुक्सा बाघ परियोजना दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और इसे 1992 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है? प्राथमिक प्रदूषक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, SO2 ये सभी प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण है। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिल जाते हैं वह प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे विश्व बैंक की उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? तो यह IDA को कहा जाता है। IDA को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? यह ग्रेसम का नियम कहलाता है, ग्रेसम का नियम। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग किसके बराबर होता है? तो यह होता है राजकोषीय घाटा के बराबर। और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा मापक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। में कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय है, शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, तीनों शामिल है, जबकि सामाजिक असमानता शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस पोषी पादप में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो ग्रीन ईयर रोग जो है बाजरा में होता है, बाजरा में। टीका रोग मूंगफली में होता है। टीका रोग मूंगफली में, वाट आलू में हो जाता है, बंट गेहूं में हो जाता है और मस्सा भी आलू में ही होता है, मोजेक तंबाकू में होता है और लाल सड़न रोग गन्ना में हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एल सुब्रमण्यम, तो एल सुब्रमण्यम का संबंध वायलिन से है। वहीं पंडित रविशंकर सितार है, पन्नालाल घोष तबला है, अली अमजद खां जो है सरोद है, भजन सोपारी संतूर है, इंद्रलाल पन्ना जो है पखावज वाद्य यंत्र बजाते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन, तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान करता है। और दलहन उत्पादन में प्रथम स्थान मध्य प्रदेश का है। कोयला भंडारण में प्रथम स्थान झारखंड का है। अगला प्रश्न है कि यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? यूके सिन्हा, तो यूके सिन्हा समिति का संबंध सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से है। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप लोग को 95 प्रश्नों में कितना इसका मार्क्स आ रहा है, और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से भी पा सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम पर इसका लिंक दे दिया जाता है डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन करिए और ढेर सारा सेट बनाइए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना आपको सेट मारना है आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, कोई उसका कॉस्ट नहीं रखा गया है, क्योंकि तैयारी कराना मेरा मकसद है। साथ साथ मैं भी बिहार एसआई का तैयारी कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए और कमेंट करिए दोस्तों।